एक खबर जो बज़ाहिर रूस की एक बड़ी कामयाबी लगती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? रूसी हिमायत याफ्ता गवर्नर ने यह दावा किया है कि उसने लुहानस्क के पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ रूसी रिपोर्टर्स का यह कहना है कि अब भी दो देहात जो हैं वो यूक्रेन के कंट्रोल में हैं। यही बात इस फतह को मशकूक बनाती है कि 2022 के अंदर भी एक दावा किया गया था, लेकिन फिर यूक्रेन ने जवाबी हमले में इलाका वापस ले लिया था। तो अब की बार क्या ये असल कामयाबी है या सिर्फ एक ऐलान है? आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, रूस की इस मौजूदा पेशरफ का असल असर मैदान जंग से ज़्यादा जहनों के ऊपर पड़ा। यूक्रेन पिछले 3 साल से मुसलसल लड़ रहा है और उस वक्त उसे एक और धचका लगा जब अमेरिका ने जो बाइडन के दौर में किए गए वादों के बावजूद कुछ अहम हथियार भेजने से इनकार कर दिया था। और उस फैसले से ये तासर उभरता था कि अमेरिका जो है वो अब इस जंग में अपना वजन जो है वो बाकायदा तौर पे कम कर रहा है और यूक्रेन को ये इशारा दे रहा है कि वो अकेला इस वक्त रहेगा और अकेला जंग करेगा। लेकिन उसी दौरान रूसी फौज जो है वो डोनेप्रो पेट्रोफिक्स के किनारे तक पहुंच जाती है और डोनेसिक का बेशतर इलाका उसके कब्जे में आ जाता है। हालांकि कुछ हिस्सा अभी भी कीव के पास है। सवाल ये कि क्या रूस की ये पेशकदमी जंग का एक नया मोड़ है या ये आलमी ताकतों की बदलती हुई दिलचस्पी का नतीजा है? यूक्रेन के लिए असल खतरा अब सिर्फ रूसी फौजों से नहीं है, बल्कि आलमी हिमायत का कम होना उसके लिए असल खतरा बना हुआ है और यही सूरत हाल इस जंग को अगले मरहले में दाखिल कर सकती है। रूस की ये पेशकदमी बज़ाहिर किसी बड़ी कामयाबी की तरह दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में इसके नीचे एक ठहराव छुपा हुआ है। ये फैसला कुन जीत है, ना ही जंग की रफ्तार में कोई बहुत बड़ी तब्दीली है। रूस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल यूक्रेन के अंदर घुसता चला जा रहा है, जैसे एक ऐसा जख्म जो मुसलसल गहरा होता चला जा रहा है और यूक्रेन की तरफ से अब तक कोई ऐसी बड़ी जवाबी कार्रवाई सामने नहीं आई जो इस बढ़ते हुए जख्म को रोक सके। हर नए गांव के ऊपर कब्जे के बाद जंग का नक्शा थोड़ा सा जरूर बदलता है, लेकिन असल मकसद शायद नक्शे नहीं है, शायद रूस की जानिब से यूक्रेन के आसाब को तोड़ना है। जून के आखिरी दिनों में रूस ने डोनेसिक के कई गांवों पे कब्जे का ऐलान किया था और उसके साथ ही एक नया लफ्ज बार बार दोहराना शुरू कर दिया, बफर जोन। रूसी हुकाम और सरकारी दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये बफर जोन यूक्रेन के अंदर 70 से 120 किलोमीटर तक फैला होना चाहिए ताकि सरहदी इलाकों को यूक्रेनी हमलों से महफूज रखा जा सके। लेकिन असल में यही बफर जोन वो पर्दा है जिसके पीछे रूस नई सरहदों को खींचने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी पेशकदमी जो दिफा के नाम पे दरअसल जो है उस बफर जोन को एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रही है। और ये पहला मौका भी नहीं है जब रूस ने बफर जोन का बहाना बनाया हो। मार्च 2024 जब यूक्रेन ने आर्जी तौर पे कॉर्सक के इलाके में जवाबी कार्रवाइयां की थी, तब भी रूस ने 20 किलोमीटर गहरे बफर जोन का मुतालबा किया था। और आज वही सोच जो है वो 20 किलोमीटर से बढ़ के ज़्यादा मुनज़्ज़म, ज़्यादा तवील और ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। यानी माजी में अगर थोड़े इलाके के ऊपर तस्फिया हो जाना था, अब वही जो है बहुत बड़े इलाके के ऊपर तस्फिया होता दिखाई नहीं दे रहा। इन हालात में जंग की असल नौइयत जो है ये ज़मीन पर कब्जे की नहीं रहती, बल्कि यूक्रेन की मज़ाहमत को थका देने की बन चुकी है। ये जंग अब जिस्मों से ज़्यादा जहनों से लड़ी जा रही है और आलमी ताकतों को मायूस करने, हिमायत को कमज़ोर करने, यूक्रेन को तन्हा महसूस करवाने की जंग जो है, इसमें असल सवाल अब ये है कि क्या यूक्रेन के पास इस दबाव का मुकाबला करने की ताकत बाकी है और क्या आलमी बरादरी सिर्फ बयानात देगी या वाक़यातन मैदान के अंदर कुछ कर पाएगी? ये मंजर अब महज फौजी नकलो हरकत का नहीं रहा। नेटो पुश्त के ऊपर दिखाई नहीं देता, अमेरिका का हाथ कंधे पे मौजूद नहीं है, नज़रियाती और जुग्राफियाई जंग का नक्शा बदल चुका है, दिन ब दिन गहरा, पेचीदा और ज़्यादा ख़तरनाक होता चला जा रहा है। जब रूस के नायब चेयरमैन बराए कौमी सलामती दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के तकरीबन मुकम्मल नक्शे को बफर जोन करार दिया, तो इसे दुनिया के सामने एक नक्शे की सूरत में उसने पेश किया। ये कोई वक्ती तजवीज़ नहीं है, बल्कि एक सोच का ऐलान है, एक ऐसी सोच जो यूक्रेन की रियासती साख को सिरे से मिटाने की ख्वाहिश रखती है। जब ऐसे ही वक्त में रूसी अफवाज जो हैं वो डनेप्रो पेट्रोसॉफ की हदूद को छूने लगे और क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव उस पेशकदमी को बफर जोन के क़याम का हिस्सा करार देने लगे, तो ये जाहिर हो जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ का ये बयानिया महज लफ्ज़ों का लिबादा है जिसके नीचे पूरे के पूरे यूक्रेन के ऊपर तसल्लुत कायम करना है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वो बात कि हम इस कार्रवाई को उस नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमें दरकार है, गो के मुबहम कह सकते हैं आप,
लेकिन इसकी तशरीह खुद रूसी जनरल और कानून साज कर चुके हैं। 6 यूक्रेनी इलाकों को शामिल करके बफर जोन बनाना ये महज अस्करी मनसूबाबंदी नहीं है, बल्कि सियासी नक्शा नवीसी है जो यूक्रेन की सरहदों, उसकी बैनुल-अक़वामी हैसियत को अंदर से खोखला करने की कोशिश है। उस नक्शे की हर लकीर यूक्रेन के अवाम, यूक्रेन के हुक्काम, यूक्रेन की फ़ौज को ये बता रही है कि दिफा अब सिर्फ मोर्चों में नहीं हो रहा, ये बका की जंग है, और जहां हर उसूल, हर मुआहिदा, हर अखलाकी हद आजमाने पर आ चुकी। इसीलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओटावा मुआहिदे से अलहदगी का ऐलान किया। ये एक ऐसा कदम था जो एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों की तैयारी, ज़ख़ीरा और इस्तेमाल को मुमकिन बना देता है। जब ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि उसका कोई मुतबादिल नहीं है, तो ये सिर्फ एक जंगी फैसला नहीं बल्कि एक अंदरूनी चीख है कि दुश्मन की बढ़ती हुई पेशकदमी के सामने इंसानी इक़दार और आलमी कवानीन बेमानी हो चुके हैं। इसलिए सवाल ये कि रूस के बनाए गए बफर ज़ोन क्या वाकई दिफाई हदूद हैं, या वो अगला दरवाज़ा है एक ऐसी जंग का जो यूक्रेन की मौजूदगी को ही नक्शे से मिटा दे। और अगर यूक्रेन अब ऐसी सख्त तदाबीर पे मजबूर हो चुका है, तो क्या आलमी ताकतें सिर्फ देखती रहेंगी या किसी फैसला कुन लम्हे में मुदाखलत भी करेंगी? जंग अब बारूदी सुरंगों, मिसाइलों या ऐसे बयानात की नहीं रही, ये अब उस आलमी ज़मीर की जंग है जो हर कदम पे आजमाइश से गुजर रहा है कि इस जंग में झोंका तो यूक्रेन को अमेरिका ने, नेटो ने, इत्तहादियों ने कि चलो हम तुम्हारे मुहाफ़िज़, हम तुम्हें असलहा सप्लाई करने वाले, हम तुम्हारी पुष्ट पनाही करने वाले, हम तुम्हें फ़ज़ाई हुदूद के अंदर तहफ़्फ़ुज़ देने वाले। लेकिन अब सब पीछे हटते दिखाई देते हैं और वो अकेला मुकाबला कर रहा है। अब ये गूंज जो है वो रूस के क़ल्ब तक भी सुनाई दे रही है। जून के आखिरी दिनों में यूक्रेन ने पहली बार वाज़ेह अंदाज़ में ये दिखाया था कि वो महज हमले सहने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि वो ख़ुद भी वार कर सकता है, वो भी दुश्मन के गढ़ में। और रूस के कैरॉफ एयर बेस पे ड्रोन हमला, मारे नोवका पे 4 तैयारों की तबाही और ब्राइज़निक के हसास इंटेलिजेंस मरकज़ को निशाना बनाना है, महज अस्करी कार्रवाइयाँ नहीं थी Su-35 को निशाना बनाना, बल्कि इस बदलते हुए तवाज़ुन का ऐलान था कि मरकज़ अब दोनों जानिब जंग का फैल चुका है और रूस भी जो था वो पीछे नहीं हटा। जून के इख्तिताम पे उसने 447 ड्रोन और 90 मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पे सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला करके दिखाया था। वो ना सिर्फ मैदान छोड़ने को तैयार है, बल्कि अपनी शिद्दत को मज़ीद बढ़ाने के ऊपर आमादा है। अगरचे यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने उनमें से बेशतर ख़तरात को नाकाम बनाया, मगर हमले की जसामत और उसका जो वक्त था, ये अमन मुज़ाकरात के आगाज़ के बिल्कुल बाद ये साबित करता है कि मॉस्को जो है वो अब सिर्फ फ़ौजी बरतरी नहीं, बल्कि सफारती दबाव को भी मैदान जंग में गूंदने लगा है। और माहिरीन ये ख़बरदार करते हैं कि हमले दरअसल यूक्रेन के उन इलाकों को निशाना बनाने का अमल है जहां मुस्तक़बिल करीब में ज़मीनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। यानी जंग अब सिर्फ मौजूदा फ्रंट पे नहीं है, बल्कि आने वाले रास्तों पे लड़ी जा रही है। ऐसे में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। वो अब दिफा को एक दरामदी ज़रूरत नहीं समझ रहा, बल्कि कौमी सनत में ढालने की बात कर रहा है। जर्मनी की 9 अरब यूरो की फ़ौजी इमदाद को ऐसे मंसूबे में तब्दील करना चाहता है जहां यूक्रेन खुद इंटरसेप्टर मिसाइल और तवील फासले के ड्रोन तैयार कर सके। और यही वजह है कि उसने एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों पर पाबंदी उठाई है, ये ऐलान करते हुए कि जंग के इस मरहले पर बाज़ औक़ात दिफा के तमाम अखलाकी मुतबादिल ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ जंगी मजबूरी बाकी रह जाती है। ये सब एक नए दौर का आगाज़ है जहां मैदान जंग सिर्फ खंदकों, मिसाइलों या नक्शों पर नहीं, बल्कि अक़ल, सनत और नफ्सियाती बरतरी पे कायम हो रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, बल्कि ये है कि कौन, कब, कहाँ और कैसे वार करेगा, ताकि मुखालिफ की हिकमत अमली को उसके अपने अंदरूनी दायरे में मफलूज कर दिया जाए। और यूक्रेन इस जंग को सह भी रहा है और अब शक्ल भी बदल रहा है। देखिए कि शक्ल कितनी तब्दील होती है नक्शे की, और उस नक्शे में यूक्रेन मौजूद होता है या फिर रूस का दायरा कार मजीद वसी हो जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।